जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऑडियो लीक्स पर बने कमीशन को मुअत्तल करने वाले लार्जर बेंच और उस बेंच के फैसले पर गुज़श्ता रोज़ समाअत हुई। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और लार्जर बेंच ने समाअत सुनी, समाअत की और वकला ने दलाइल दिए इस समाअत में। लेकिन इस समाअत से पहले मैं ये बताता चलूँ कि हुकूमत ने जस्टिस फ़ाइज़ ईसा काजी की सरबराही में एक 3 रुकनी बेंच, जिसमें चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर मुश्तमिल फ़ाइज़ ईसा साहब की सरबराही में 3 रुकनी कमीशन तश्कील दिया था। और ये तहकीकाती कमीशन था और इसने उन ऑडियोज़ की तहकीक करनी थी जो गुज़श्ता 3-4 महीनों में सामने आ चुकी हैं, जिसमें जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी की ऑडियो, परवेज़ इलाही और जस्टिस नकवी की ऑडियो, चीफ जस्टिस की सास की ऑडियो, परवेज़ इलाही और एक आबद ज़ुबैरी की ऑडियो, परवेज़ इलाही और एक उनके वकील की ऑडियो, और इसके अलावा ख्वाजा तारक रहीम की एहलिया और चीफ जस्टिस की सास की ऑडियो, और ख्वाजा तारक रहीम और साकिब निसार की ऑडियो, और साकिब निसार साहब के बेटे की ऑडियो। तो ये 7 के करीब ऑडियोज़ हैं। 2 और भी डाली जा रही हैं, लेकिन 7 के करीब ऑडियोज़ हैं जिन पर तहकीकात के लिए हुकूमत ने, शहबाज हुकूमत ने फ़ाइज़ ईसा काजी साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच तश्कील दिया था या जुडिशल कमीशन तश्कील दिया था, जिस पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने एक लार्जर बेंच बनाकर उस बेंच को, फ़ाइज़ ईसा बेंच को कार्रवाई से रोक दिया था और उसका नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया था। तो इस नोटिफिकेशन मुअत्तल करने और उस बेंच को काम करने से रोकने के हवाले से गुज़श्ता रोज़ समाअत हुई और उसमें बड़े इंपॉर्टेंट रिमार्क सामने आए। पहला ये जस्टिस मुनीब अख्तर का रिमार्क सामने आया कि उन्होंने कहा कि वज़ीर दाखिला ने ऑडियो चलाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की। आपको याद होगा कि जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी और परवेज़ इलाही की ऑडियो आई, उस पर वो ऑडियो प्रेस कॉन्फ्रेंस में चलाकर राना सनाउल्लाह साहब ने उस पर काफ़ी तनकीद की जज साहबान पर। तो जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि उस ऑडियो का फॉरेंसिक होने से पहले, उस ऑडियो की तहकीक होने से पहले, उस ऑडियो का असल और नकल की पहचान होने से पहले उस पर राना सना ने क्यों ऑडियो चलाकर तहकीक की। ऐसे बयान के बाद तो इस वज़ीर को ना रहना चाहिए था या मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए था। फिर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के रिमार्क्स भी बड़े अहम हैं कि उन्होंने कहा कि हुकूमत ने अपने वसाइल से पता किया कि ऑडियोज़ कहाँ और कैसे रिकॉर्ड हो रही हैं। एग्जेक्टिव सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात में मुदाखलत ना करें, मतलब ये हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के मामलात में मुदाखलत ना करे। चीफ जस्टिस या जज पर इल्ज़ामात लगाकर इनके इख्तियारात कम नहीं किए जा सकते। और फिर चीफ जस्टिस का ये रिमार्क कि पहले इन ऑडियोज़ को लाया गया, इन ऑडियोज़ की बुनियाद पर जजेस की तस्दीक की गई, फिर कहा कि इन ऑडियोज़ के सच्चे होने की तहकीक करवा लेते हैं। अच्छा, अब जस्टिस मुनीब अख्तर ने इस गुज़श्ता रोज़ की समाअत में 13 बार उस ट्विटर अकाउंट का भी जिक्र किया जो ऑडियोज़ आने की इतला देता रहा। चीफ जस्टिस ने 3 दफ़ा उस ट्विटर अकाउंट की बात की। अब इसमें मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जैसे शहबाज हुकूमत को ये कमीशन बनाना ही नहीं चाहिए था, तहकीकाती कमीशन क्यों नहीं बनाना चाहिए था? इसलिए कि जब इनकी ऑडियोज़ आई थी, मरीम नवाज़ की ऑडियो आई थी, शहबाज शरीफ की ऑडियो आई थी, तो मरीम नवाज़ और मुस्लिम लीग ने ये पोजीशन ली थी कि छोड़िए इन ऑडियोज़ आई हैं, छोड़िए इन ऑडियोज़ में क्या है। इंपॉर्टेंट ये है कि ऑडियोज़ रिकॉर्ड किसने की और इनको पब्लिक किसने किया, लीक किसने किया। ये प्राइवेसी आइन के आर्टिकल 14 के खिलाफ वर्जी है और ऐसा करने वाले मुजरम हैं, लिहाजा उनके खिलाफ तहकीकात की जाए। तो अब इनको तो ऑडियोज़ पे कमीशन बनाने नहीं चाहिए था, इनको तो वही असूल लागू इधर भी करना चाहिए था जो खुद पे किया। फिर जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब को इस ऑडियो कमीशन का सरबराह नहीं बनाना चाहिए था। क्यों? इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट इस वक्त तकसीम है, 2 धड़े हैं, एक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और एक फ़ाइज़ ईसा ग्रुप। तो फ़ाइज़ ईसा ग्रुप को के हवाले ज़िम्मेदारी कर देना कि वो चीफ जस्टिस के रिश्तेदार या उनके जो ग्रुप के जजेज़ हैं उनकी तहकीकात करें ऑडियोज़ की, ये मंतिक समझ से बाहर है। फिर इनकी राय भी आ चुकी है कि
ان آڈیوز کے حوالے سے. پھر جب ان کے خلاف فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف ریفرنس آیا تھا عمران خان دور میں، تو انہوں نے اس وقت یہ پوزیشن لی تھی کہ ججز کی جاسوسی خلاف قانون ہے. تو اب ججز کی ٹیپ یا اس جاسوسی پر وہ اس کمیشن کے سربراہ بنتے ہیں، تو یہ منطق سمجھ میں نہیں آتی. جس طرح یہ نہیں ہونا چاہیے تھا کہ حکومت کو یہ تحقیقاتی کمیشن بنانا چاہیے تھا یا فائز عیسیٰ کو اس کا سربراہی بنانی چاہیے تھی، اسی طرح عمر عطا بندیال صاحب کو لارجر بینچ کا سربراہی نہیں کرنی چاہیے تھی، جس لارجر بینچ نے اس تحقیقاتی کمیشن کو، آڈیوز تحقیقاتی کمیشن کو روک دیا کام کرنے سے. کیونکہ جو آڈیوز آئی ہیں وہ چیف جسٹس کی ساس کے بارے میں بھی ہیں اور ان کے حوالے سے بھی ہیں، لہٰذا اخلاقی طور پر انہیں یہ اس بینچ کی سربراہی نہیں کرنی چاہیے تھی. کسی اور کی سربراہی میں یہ بینچ بنا دیتے تو زیادہ اچھا ہوتا. لیکن یہ بات طے ہے کہ 3 چیزوں کی وجہ سے یہ جو تحقیقاتی کمیشن ہے یہ ٹھیک، اس کی نیت ٹھیک نہیں، ٹائمنگ ٹھیک نہیں. ایک کہ پوری حکومت چیف جسٹس عمر عطا بندیال اور 3 ان کے ہم خیال ججز کے خلاف ہے اور باقاعدہ تذیقی کردار کشی مہم چلا چکی ہے، ان کے کردار، کنڈکٹ اور خاندان تک بات پہنچا چکی ہے. متصب جج کہہ چکی ہے، سازشی جج کہہ چکی ہے، چیف جسٹس گھر جاؤ یہ نعرہ لگا چکی ہے حکومت. مدر آف لا نہیں سپریم کورٹ کو کہا گیا بلکہ مدر ان لا کہا گیا، وہ چیف جسٹس کی ساس کا تانا دے چکی ہے. عمران خان کا سہولت کار کہہ چکی ہے، چیف جسٹس کو جرم کا شریک کار کہہ چکی ہے. تو لہٰذا پہلے تذیقی مہم چلائی گئی، پھر کمیشن بنایا گیا، یہ تک نہیں بنتی. پھر کمیشن بنانا حکومت کا اختیار ہے مگر چیف جسٹس کی رائے لینا بھی چاہیے، وہ رائے نہیں لی گئی. پھر تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو کمیشن بنایا گیا ہے اس کے جو TORs ہیں، ٹرمز آف ریفرنس ہیں، اس میں یہ نہیں ہے کہ آڈیو ریکارڈ کس نے کی اور لیک کس نے کی. تو لہٰذا ان 3 پوائنٹس کی وجہ سے یہ کمیشن نہیں بننا چاہیے تھا، لیکن بن گیا. اب اس کو کارروائی سے روک دیا گیا اور اس کی سماعت جاری ہے. اور لیکن اس سماعت یا یہ فیصلہ یا اس کیس کے بعد سپریم کورٹ جو پہلی تقسیم تھی مزید تقسیم ہوئی، حکومت جو پہلی سپریم کورٹ کے مقابلے پہ تھی مزید لڑائی بڑھی. اور یہ اصول، منطق اور لاجیکل لڑائی نہیں ہے، یہ ذاتی لڑائیاں ہو گئیں اب، یہ ذاتی دشمنیاں ہو گئیں اب، اور اب ذاتی طور پر سارا کچھ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان اور پاکستان پر فضل کرے، اللہ تعالیٰ رحم کرے، سپریم کورٹ تقسیم نہ ہو اور ہم آگے بڑھیں، اس بحران سے نکلیں. پاکستان زندہ باد.